नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं सारी चीजें ठीक है, हमारी आवाज और जो स्क्रीन आनी चाहिए वो आ रही होगी आपके पास। एक बार आप लोग कंफर्म कर दें। यस सर। चलिए, थैंक यू। चलिए, आज का हम लोग टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। वी हैव टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ही बात कर रहे थे अपने सोल्यूशन चैप्टर में, और टोटल अपने पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जो हमने कहा था कि हम लोग को पढ़नी है। ठीक है, अगर हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्कस किया था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? विच डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, मतलब जो सोल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करे। सोल्यूट कम ज्यादा करेंगे तो वो प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएंगी, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। इसमें सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, जो राउंड्स लॉ थी, जिसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था। दैट इज पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है ना, तो ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई, तो रिलेटिव लोअरिंग भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई। अब अपनी जो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि आसान है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये हम कोई पहली बार सुन रहे हैं। जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमारे लिए फर्स्ट टाइम था, ये हमने पहली बार सुना था, और इसको हम पहली बार इसको समझा था हमने कि ये क्या होती है। बट ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बट इसको समझने के पहले हमें ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा। कि थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, कुछ उससे छोटी क्लासेस में बेसिक साइंस में पढ़ा होगा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। यहाँ पर थोड़ा उसको और डिफाइन करना है कि ऑस्मोसिस क्या होती है, और बेसिकली ऑस्मोसिस के साथ साथ हमको ये कोरिलेट करना है कि हाउ इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अपना जो क्लास 12th में जो टारगेट है, और ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे भी कोई पर्पस है, ये हम उस दिन आपको बताएंगे जब हमारी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस हो जाएंगी। जितनी भी हमारी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, ये जब डिस्कस हो जाएंगी तो हम बताएंगे रियल पर्पस क्या है, ये क्यों हमने पढ़ा है। बीइंग ए केमिस्ट, एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते ये चैप्टर क्यों पढ़ रहा है, इसका मेन क्या लॉजिक है, सिग्निफिकेंस क्या है, कि केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस, एटम, मॉलिक्यूल, उनके स्ट्रक्चर, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। बट यहाँ पर क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये हम आपको उस लास्ट डे डिसाइड करेंगे कि क्यों होता है, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग आ जाते हैं ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर में। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग डिफ्यूजन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्मोसिस पढ़ने से पहले डिफ्यूजन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये डिफ्यूजन के बारे में मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, बट अभी वो बाद में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो हमारे आसपास होते रहते हैं एवरीडे लाइफ में, जिनको हम डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं, और हमने सुना भी होगा। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं कि ये एक बीकर में पानी रखा है या कोई लिक्विड रखा है, और इसमें हमने कुछ कलर की ड्रॉपलेट्स डाल दी। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, हमने इसमें कलर की कुछ ड्रॉपलेट्स डाल दी। तो यहाँ पर कलर की ड्रॉपलेट्स जो हमने डाली हैं, तो धीरे धीरे वो कलर, जो भी कलर के मॉलिक्यूल होंगे, जो भी पार्टिकल होंगे, वो पूरे लिक्विड में धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये एक नेचुरल फिनोमिना होता है, ये नेचर का रूल होता है। अगर ऐसा ना होता तो कोई भी चीज कहीं एक्यूमुलेट हो रही होती, तो वहां पर वो चीज एक्यूमुलेट होती रहती और पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाता। नेचर हमेशा क्या करता है, कहीं भी कुछ है तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है, हर जगह बैलेंस करता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है हर जगह, मतलब आप वहां पर हो या ना हो, तमाम जगह बैलेंसिंग चलती चली जा रही है। उसमें हम लोगों का रोल कहीं है और कहीं नहीं भी है। मतलब जरूरी नहीं कि हम ही वहां पर हर जगह पे जाके काम करेंगे, ऐसा नहीं है। नेचर अपना ही काम करता रहता है। नेचर का ये भी है एक नेचुरल फिनोमिना है डिफ्यूजन की, जहां कहीं भी कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा, नेचर उसको मिनिमाइज करेगा। तो जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ कलर के ड्रॉपलेट्स डाले, तो ये ड्रॉपलेट्स के जो पार्टिकल थे धीरे धीरे पूरे पानी में फैल के और क्या हो गए, यहाँ पर आप देखिए पूरे में एक जैसे हो गए। ठीक है, तो इसको हमने क्या टर्म यूज किया इसके लिए हमने टर्म यूज किया डिफ्यूजन। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, कहीं पर अगर हायर कंसंट्रेशन है तो उसके पार्टिकल कंटिन्यूअसली स्प्रेड होना स्टार्ट होंगे,
और यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएंगे, चारों तरफ कंसंट्रेशन एक जैसी हो जाएगी, और इसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, ये बैलेंसिंग है और कुछ नहीं है। जैसे अगर कहीं पर हम एक अगरबत्ती जला रहे हैं, तो अगरबत्ती का धुआं है जो, वो एक जगह पे इकट्ठा ना होकर धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलने लगेगा, और चारों तरफ तब तक फैलता रहेगा जब तक उसके पार्टिकल चारों तरफ एक जैसे नहीं हो जाते, तब तक वो फैलता रहेगा। उसके बाद हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, अगर हम कहीं कोई हमने पानी में शक्कर डाली है, तो शक्कर के मॉलिक्यूल भी हम बोलते हैं कि वो डिफ्यूजन के थ्रू ही क्या होते हैं, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कोई गैस है, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई गैस रिलीज कर दी है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो उसके पार्टिकल धीरे धीरे पूरे कंटेनर में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गए, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और यहाँ पर पर्पस सिर्फ इतना है कि कंसंट्रेशन को, जो डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर देखिए बिल्कुल रेड वालों की कंसंट्रेशन नहीं है और इस जगह पर रेड वालों की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो ये जो डिफरेंस डेवलप हो रहा है, इस डिफरेंस को हम मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये कलर के ड्रॉपलेट्स जो थे, इसकी कंसंट्रेशन इस पर्टिकुलर प्लेस पे थी और पूरे में नहीं थी, तो एक डिफरेंस डेवलप हो रहा था, तो इस डिफरेंस को हमें मिनिमाइज करना है, इसलिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल स्प्रेड हुए। ठीक है, हम परफ्यूम डालते हैं तो उसकी महक पूरे कमरे में आ जाती है, ये भी एक डिफ्यूजन है। ठीक है, ये सब एक डिफ्यूजन है। अदरवाइज क्या होता, अगर डिफ्यूजन नहीं होता तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, गैसेस डिफ्यूज होती रहती हैं, पूरे एटमॉस्फेयर में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाती हैं। अब बैलेंसिंग है, कंसंट्रेशन को जो डिफरेंस आया है उसको हमें बैलेंस करना, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन में जो पार्टिकल हैं, यहां पर हम बोलेंगे पार्टिकल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, मतलब जहां कहीं एक जगह इकट्ठा थे वो पूरे में फैलने लगे, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे हमने कहा कि अगर हमने एक ग्लास में, ये मान लीजिए कोई, ये एक ग्लास पानी था और इसमें मान लीजिए कोई चाशनी का सीरा डाल दिया, यहाँ पर थोड़ा सा चाशनी होती ना, थोड़ा सीरा बना के उसको डाल दिया, या शक्कर के पार्टिकल डाल दिए, या कुछ भी है, तो क्या होगा, ये एक जगह इकट्ठा ना होके धीरे धीरे पूरे पानी में इसके पार्टिकल यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएंगे। ये नेचुरली ये प्रोसेस बहुत स्लो होगा, हो सकता है हमको कई साल लग जाए पूरा उसको डिसॉल्व होने में या पूरा यूनिफॉर्मली स्प्रेड होने में, लेकिन अगर हम स्टीयरिंग करा देंगे तो हो सकता है ये कई साल का काम कुछ मिनटों में हो जाए। तो डिफ्यूजन कुछ अपने आप होता है, कुछ स्टीयरिंग करा के होता है, वो एक अलग बात है। ठीक है, कभी कभी बहुत स्लो हो रहा है नेचुरली, तो हमने स्टीयरिंग करा दी तो वो फास्ट हो गया, कह रहे हैं कि ये सब है तो डिफ्यूजन। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए हमने कुछ शक्कर डाल दिया या सीरा डाल दिया, चाशनी डाल दी, तो ये डिफ्यूज हो गए पूरे में, पानी मीठा हो गया, शरबत बन गया। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी पानी में, मान लीजिए एक ग्लास हम पानी लेते, जरा बात को समझिए, हम एक ग्लास पानी लेते और इसमें हम, नॉर्मली ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया होगा घर पे, अभी नहीं किया है तो आज करिएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक सीरा या शरबत डालने की जगह पर हमने इसमें एक रेजिन डाल दी, रेजिन समझते हैं ना, किशमिश डाल दिया। किशमिश के अंदर भी क्या होगा, एक थिक सोल्यूशन होगा, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा, बाहर क्या है, पानी है। जहां कहीं भी दो डिफरेंट कंसंट्रेशन डेवलप होंगी या कंसंट्रेशन में डिफरेंस आएगा, हमेशा नेचर उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। बात समझ रहे हैं? तो वापस आ रहे हैं, तो हमने कह दिया कि हमने क्या किया, एक ग्लास पानी में किशमिश डाल दिया, रेजिन डाल दिया, ठीक है, किशमिश डाल दिया। अब पानी जो है वो प्योर सॉल्वेंट है और किशमिश के अंदर भी एक थिक सोल्यूशन है, तो दो डिफरेंट कंसंट्रेशन एक दूसरे के कांटेक्ट में है। बट नॉर्मली क्या होता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए हायर कंसंट्रेशन वाले कहां जाते हैं, लोअर कंसंट्रेशन में जाके पूरे में मिक्स हो जाते हैं। बट इस बार किशमिश के अंदर वाला जो सोल्यूशन है वो पूरे पानी में मिक्स होना चाहता है, अगर वो हो जाता तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। बट किशमिश के चारों तरफ क्या है, एक मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं रैपिंग है, जो उस किशमिश के सोल्यूशन को बाहर नहीं आने दे रही है। तो इस स्टेज में अब डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है,
है ना। तो यहाँ डिफ्यूजन नहीं हो सकता क्योंकि किसमिस के अंदर का जो सोल्यूशन है एक रैपिंग के थ्रू अंदर बंद है, वो बाहर नहीं निकल सकता है। तो यहां पर क्या होगा, अब कंसंट्रेशन डिफरेंस को तो मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने का क्या तरीका है, अभी तक क्या करते थे, जो हाई वाला था उसको हम पूरे लो वाले में क्या करते थे, मिक्स कर देते थे। अब क्या कर सकते हैं, डिफरेंस को अगर हमें मिनिमाइज करना है तो हमारे पास एक ही रास्ता है, ये जो पानी है ना, ये पानी किसमिस के अंदर जाने लगे। और अगर पानी किसमिस के अंदर जाने लगे तो हाई वाला भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और डिफरेंस हम बोलेंगे कि जो है वो मिनिमाइज हो सकता है, या दोनों का लेवल एक दूसरे के आसपास आ सकता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दो अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन लगभग लगभग अगर देखा जाए तो पर्पस दोनों का ही सेम है। डिफ्यूजन में भी कंसंट्रेशन डिफरेंस अगर कहीं पर है तो उसको मिनिमाइज करना है, ऑस्मोसिस में भी जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है उसको मिनिमाइज करना है। बस डिफ्यूजन में क्या होता है कि कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती, मॉलिक्यूल होते हैं और एक रूम है उसमें वो फैले हुए हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं लगी, कोई लिमिटेशन नहीं लगी। जैसे यहां पर देखिए, ये पानी की ड्रॉपलेट जो थी इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं थी, ये पूरे पानी में धीरे 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 मिक्स हो सकते थे। बट अगर यही चीज किसी रैपिंग से बंद होती तो वहां पर फिर ये लोग बाहर नहीं आ सकते थे। तो क्या करना होगा, फिर हमें पानी अंदर आएगा, ठीक है। तो यहां उल्टा हो जाएगा। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, हमेशा हायर कंसेंट्रेशन वाले कहां जाएंगे, देखिए लिखा है हायर कंसेंट्रेशन इनटू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। और यहां पर कोई और ऑस्मोसिस में क्या होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दो डिफरेंट सोल्यूशन, दो डिफरेंट कंसेंट्रेशन के सोल्यूशन को डिवाइड कर रही होगी, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, अभी इसका भी जिक्र हम करेंगे। नाम से ही समझ में आ रहा है, जो सेमी को परमिट करे, परमेबल मतलब परमिट करना, परमिट मतलब आर पार निकलने देना, अलाउ करना। तो सेमी का मतलब सॉल्वेंट को यहां पर परमिट करेगी। सोल्यूशन में दो चीजें होती है, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। सोल्यूट पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा है और मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं वो उस सोल्यूट को पार करके नहीं निकलते। जैसे यहां पर मैंने एक स्लाइड बनाई है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के लिए। तो देखिए ये हमारी कुछ इस तरीके की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये एनिमल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। हम इसको बना भी सकते हैं और नेचुरली भी ले सकते हैं। जैसे हमने बोला किसमिस के ऊपर का जो वॉल है ना, वो भी एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। मौसम्मी है, उसका हमने छिलका उतारा हरा वाला, उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट कवर होता है, वो भी एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। हमारी स्किन है, कई हद तक वो भी मेम्ब्रेन का काम करती है। एनिमल स्किन है, वो भी मेम्ब्रेन का काम करती है। सेल वॉल है, वो भी मेम्ब्रेन का काम करती है। जो बायो वाले हैं वो बेहतर जानते होंगे, ठीक है। मुझे उतनी बायो की नॉलेज नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाना चाहते, वो मेम्ब्रेन का काम करती है। तो मेम्ब्रेन्स क्या है, जिसमें पोर्स हो, मेम्ब्रेन का मतलब पोर्स हो। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर पोर्स है, ठीक है। लेकिन पोर्स का साइज सोल्यूट पार्टिकल से छोटा हो, जिसमें सोल्यूट पार्टिकल क्या हो, परमिट ना हो सके, सोल्यूट पार्टिकल आर पार ना जा सके, क्योंकि इनका पोर साइज जो है वो सोल्यूट पार्टिकल से छोटा है। बट सॉल्वेंट के पार्टिकल, यहां पर ये देखिए येलो कलर जो शो किया गया है वो सॉल्वेंट के लिए शो किया गया है। सॉल्वेंट के पार्टिकल परमिट हो रहे हैं, आर पार जा सकते हैं, इधर से उधर या उधर से इधर, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो ऐसी मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन which allow the solvent molecule to pass through it, ठीक है, क्या कहलाएगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बट इट प्रिवेंट द पासेज ऑफ द सोल्यूट मॉलिक्यूल। क्यों सोल्यूट मॉलिक्यूल को पासेज नहीं करेगी, अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि मेम्ब्रेन में जो पोर साइज है वो सोल्यूट पार्टिकल के पोर साइज से छोटे हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अलग अलग मेम्ब्रेन डेवलप करते हैं इंडस्ट्री में। नेचुरल मेम्ब्रेन जो है वो तो एक अलग है, वो एक स्टैंडर्ड मेम्ब्रेन है। बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन भी डेवलप की जाती है कि कहाँ किसका क्या यूज है। अभी हम लोग एप्लीकेशन में आएंगे तो बहुत सारी मेम्ब्रेन की बात करेंगे, जैसे अभी रिवर्स ऑस्मोसिस वगैरह हम वर्ड यूज नहीं करना चाहते, वो आगे आएंगे, ठीक है। तो तमाम सारे एग्जांपल हो गए, जैसे हमने बोल दिया पार्चमेंट मेम्ब्रेन हो गया, या जो मोस्ट कॉमन इंडस्ट्रियली हम यूज करते हैं वो कॉपर फेरोसाइनाइड की मेम्ब्रेन हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। अब कह रहे हैं ऑस्मोसिस स्टार्ट तब होगी, नेचुरल फिनोमिना, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे जब अभी आप ये सब एप्लीकेशन देख रहे हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे। पेड़ों में पानी का जो ट्रांसमिशन होता है वो भी इसी के थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू।
ज्यादा देर तक हम पानी में काम कर लेते हैं, स्विमिंग विमिंग करी तो हमारी उंगलियां भी जैसे नहीं दिख रही हैं, ये ऐसे हो जाती हैं, तो ये सब ऑस्मोसिस के ही कारण है। अभी बताएंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन है, सब पूरी लिस्ट बनाइए, वहां डिस्कस करेंगे कि करके। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया, एक यू शेप की ट्यूब लिया, ठीक है, यू शेप की ट्यूब लिया, यहाँ पर बीच में हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया, ठीक है, वो कोई भी आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन लगा दिया। एक तरफ हमने यहाँ पर एक हायर कंसेंट्रेशन का सोल्यूशन ले रखा है, ठीक है, ये आपको सोल्यूट पार्टिकल दिख रहे हैं, ठीक है, बट किसी भी सोल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल दिखते नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनियस होता है, बट यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, ठीक है। और एक तरफ हमने अलग कोई सोल्यूशन ले लिया या प्योर सॉल्वेंट ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, कोई दूसरा सोल्यूशन ले लो जिसकी कंसेंट्रेशन कम हो, या प्योर सॉल्वेंट पानी भी ले सकते हो। तो ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन तब स्टार्ट होता है जब दो डिफरेंट कंसेंट्रेशन एक दूसरे से कांटेक्ट में हो, ठीक है। अगर ये हम मेम्ब्रेन हटा देते तो बहुत इजीली, मेम्ब्रेन अगर हटा देते तो बहुत इजीली जो हायर वाले हैं उसके पार्टिकल इधर जाते और यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते, मिक्स हो जाते, बट बीच में मेम्ब्रेन लगी है तो ये सोल्यूट पार्टिकल इधर तो नहीं जा सकते, ठीक है, उस लोअर कंसेंट्रेशन को मिक्स करके यूनिफॉर्म तो नहीं कर सकते, क्योंकि अलाउ नहीं कर रही है मेम्ब्रेन, ठीक है, मेरी बात समझ गए ना। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो सिर्फ किसको अलाउ करेगी, सॉल्वेंट को अलाउ करेगी। अब क्या है, इधर हायर कंसेंट्रेशन है, इधर लोअर कंसेंट्रेशन है, हमें कंसेंट्रेशन डिफरेंस को मिनिमाइज करना है, तो अब अपने पास एक ही रास्ता बच रहा है, हम लोअर को हाई में मिक्स करके यूनिफॉर्म तो नहीं कर सकते। अब एक रास्ता है कि यहां पर जो लोअर कंसेंट्रेशन के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, सिर्फ सॉल्वेंट, वो अगर इधर मूव करें, सोल्यूट तो कर नहीं पाएंगे, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अगर इधर मूव करेंगे तो हायर कंसेंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, लोअर कंसेंट्रेशन हो जाएगी, और कंसेंट्रेशन जो डिफरेंस है वो मिनिमाइज होने लगेगा। तो दिस इज द नेचुरल फिनोमेना इन विच द सॉल्वेंट पार्टिकल, ओनली सॉल्वेंट, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ओनली, इन विच द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव through the semi-permeable membrane from the solution of lower concentration, फिर से ध्यान समझिएगा बात को, from the solution of lower concentration to the higher concentration, क्योंकि अब हमें हाई को मिनिमाइज करना है, लो के आसपास ले जाना है। यहां पर देखिए क्या हुआ, कंसेंट्रेशन जो सॉल्वेंट की थी वो इधर मूव होने लगी, ठीक है, इसकी भी कंसेंट्रेशन कम होने लगी और इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन ये लेवल तब तक बढ़ेगा जब तक फोर्स, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है, फोर्स बैलेंस नहीं हो जाएगा। भाई इधर क्या लग रहा है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काम कर रहा है, ठीक है, तो अभी हम उसकी चीज पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तक ये सारे फोर्स बैलेंस नहीं रहेंगे तब तक इसका लेवल चढ़ता रहेगा, उसके बाद एक लेवल के बाद ये प्रोसेस बंद हो जाएगा, फिर अभी हम लोग उस बारे में और आगे बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसको हम लोग फिलहाल ज्यादा डिटेल में समझ के सिर्फ इतना समझ लें कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस, इन ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ solvent particle takes place from the lower concentration, solution of the lower concentration to the solution of higher concentration। दो डिफरेंट सोल्यूशन होंगे ना, तभी तो ऑस्मोसिस होगी। अगर दो डिफरेंट सोल्यूशन ना होते, मतलब दो डिफरेंट कंसेंट्रेशन के सोल्यूशन ना होते तो ऑस्मोसिस ना होती। तो लोअर कंसेंट्रेशन वाले से हायर कंसेंट्रेशन वाले की तरफ मूवमेंट होगा, किसका, सॉल्वेंट का, ठीक है। अब यहां पर हम लोग आते हैं वापस, क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने बताया सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल मूव करेंगे वो हायर से लोअर तरफ करेंगे, जबकि ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, ओनली सॉल्वेंट का। डिफ्यूजन में किसी का भी मूवमेंट हो सकता है, जैसे यहां पर अगर हमने अगरबत्ती जलाई और कमरे में हवा भरी हुई थी तो हवा भी अगरबत्ती की तरफ जा सकती है और अगरबत्ती के पार्टिकल भी, भाई हवा के मॉलिक्यूल भी मूव कर रहे हैं और जो हमने अगरबत्ती जलाई उसके मॉलिक्यूल भी मूव कर रहे हैं। कोई कंपलसरी नहीं कि हवा एकदम इंतजार करेगी जब तक अगरबत्ती नहीं मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता, दोनों को पार्टिकल मूव कर सकते हैं। जबकि और कहां से मूवमेंट होगा वो एक अलग बात है कि हमेशा हाई वाला लो में मिक्स होगा, बट मूवमेंट दोनों तरफ चल सकता है, ठीक है। जबकि ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट का होगा, सोल्यूट पार्टिकल अपने अपने कंपार्टमेंट में बने रहेंगे, वो इधर से उधर नहीं जा सकते, सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, वो भी
किधर से, लो टू हाई होगा, क्योंकि हाई वाले को क्या करना है, लो करना है। किस सबसे बेस्ट एग्जांपल आप किशमिश का याद रखना, किशमिश को जब हम पानी में डालते हैं तो किशमिश थोड़ी देर बाद, 2 घंटे 4 घंटे बाद क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, तो पानी किशमिश के अंदर आएगा। अब किशमिश के अंदर वाला सोल्यूशन बाहर नहीं जा सकता, तो पानी किशमिश के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो स्वेल होने लगती है। ठीक है, अभी उस बारे में और चर्चा करेंगे। ठीक है, इन डिफ्यूजन क्या है, सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल मूव, वही मैंने बताया दोनों मूव कर सकते हैं। जबकि ऑस्मोसिस में सिर्फ किसका फ्लो होगा, सॉल्वेंट का होगा, और वो भी एक डायरेक्शन में होगा। वो डायरेक्शन क्या है, लो टू हाई, L to H याद रखना। सॉल्वेंट जो मूव करेंगे वो लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन मूव करेंगे। ऑस्मोसिस के लिए हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए होगी, अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है तो ऑस्मोसिस का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर डिफ्यूजन हो जाएगा। और डिफ्यूजन गैसेस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है। जैसे यहां पर देखिए गैस है, यहां भी डिफ्यूजन चल रहा है, और लिक्विड में भी डिफ्यूजन चल रहा है। जबकि ऑस्मोसिस सिर्फ सोल्यूशन तक ही लिमिटेड है, ऑस्मोसिस सोल्यूशन में ही हो सकता है। ठीक है, एक हायर कंसेंट्रेशन होना चाहिए, एक लोअर कंसेंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, कॉमन एग्जांपल मैं बताऊं आपको, तो एग्जांपल अभी हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, बट एक दो एग्जांपल जो कॉमन है वो डिस्कस कर लेते हैं। कि रेजिन में पानी का अंदर आना, ठीक है, आप जूस वगैरह वाले जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं नॉर्मली, जो मौसमी या संतरे का जूस निकालते हैं तो उसका बाहर वाला जो ग्रीन छिलका होता है ना, उसको उतार लिया और मौसमी या संतरे को किसमें डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो उसके मौसमी के अंदर एक कंसेंट्रेशन हाई है और बाहर पानी है, उसकी क्या कंसेंट्रेशन है, लो कंसेंट्रेशन है। तो धीरे धीरे पानी क्या होता है, उस मौसमी के अंदर जाने लगता है, तो रस बढ़ जाएगा, है ना। जब भाई पानी अंदर चला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा रस निकलेगा तो उनको बेनिफिट होगा। ठीक है, आपका नुकसान है, ठीक है, ठग रहे हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू ठग रहे हैं, तो वो भी होता है। बॉडी अभी बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, बॉडी वगैरह जब पानी में कोई डूब जाती है तो वो फूल जाती है, वो भी ऑस्मोसिस है। बहुत सारी है ऑस्मोसिस, आपने पेड़ों वगैरह में पढ़ा होगा कि जड़ों में क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब करते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू। कोई सूखे ड्राई फ्रूट्स या सूखी सब्जियां जब हम पानी में डाल देते हैं, मटर वगैरह, तो वो फूल जाती है, उसको भी ऑस्मोसिस है। और भी एग्जांपल है, हम लोग अभी लिस्ट बनाई है, उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक एक करके डिस्कस करते हैं। ऑस्मोसिस समझ लिया हमने, अभी ऑस्मोटिक प्रेशर की बात नहीं हुई है, उसकी बात पहले करते हैं। ठीक है, इसके बाद डिफ्यूजन समझ गए। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, तो मेम्ब्रेन वो है जिसमें पोर्स होंगे, और पोर्स का साइज सोल्यूट पार्टिकल से छोटा होगा, सो दे कैन नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, दे अलाउ ओनली द पासेज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। सो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब बात आती है ऑस्मोटिक प्रेशर की, जो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें इसे डिस्कस करना है। हाँ जी बताइए। सर एक डाउट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अजी कुछ कह रहे हैं? नो सर। ठीक है, तो वापस आते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं किसको, ऑस्मोटिक प्रेशर को, कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। मेन अपना पॉइंट यही है। ठीक है, ऑस्मोसिस तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, उसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट टाइप का एक बनाया है। एक इन्होंने कहा है कि एक हमने चैम्बर लिया है और उस चैम्बर को हमने दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस जगह पर इन्होंने देखिए एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। ठीक है, इधर प्योर वाटर रख दिया है, प्योर वाटर है, सॉल्वेंट है, प्योर वाटर है, या प्योर वाटर की जगह लोअर कंसेंट्रेशन का भी सोल्यूशन ले सकते थे। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक तरफ पानी होना चाहिए, एक तरफ, दोनों तरफ सोल्यूशन हो सकते हैं, बट एक तरफ कंसेंट्रेशन ज्यादा हो, एक तरफ कम हो, ये भी हो सकता है। इधर पर सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मतलब जिधर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, हाई कंसेंट्रेशन है। और हाई कंसेंट्रेशन किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूट भी मिला हुआ है। ये एक नेचुरल फिनोमिना होता है, जहां कहीं भी कंसेंट्रेशन में डिफरेंस आएगा, ये प्रोसेस अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, जहां कहीं भी डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया, देखिए इधर लोअर कंसेंट्रेशन है क्योंकि यहाँ सोल्यूट नहीं है, और यहाँ हायर कंसेंट्रेशन है, यहाँ पर सोल्यूट है। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक सी वाटर ले लिया, ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर सी वाटर ले लिया, यहाँ पर प्योर वाटर ले लिया, सलाइन वाटर ले लिया, तो भी डिफरेंस आ गया। कंसेंट्रेशन डिफरेंस को मिनिमाइज करना है, नेचुरल फिनोमिना है। अगर ये मेम्ब्रेन ना होती तो सी वाटर धीरे धीरे प्योर वाटर में मिक्स हो जाता और सब बराबर हो जाता, यूनिफॉर्म हो जाता। लेकिन मेम्ब्रेन क्या कर रही है, इसमें से सोल्यूट पार्टिकल को इधर जाने को अलाउ नहीं कर रही है। तो फिर क्या होगा,
एक रास्ता है डिफरेंस को मिनिमाइज करने का कि प्योर वाटर जो है वो धीरे धीरे इधर जाने लगेगा। और इस बात को समझने के लिए हमने एक फ्लो मीटर लगाया है। फ्लो मीटर यहाँ पर डायामीटर इसका कम है, तो जैसे ही लेवल इधर ये जाएगा तो इमीडिएटली इसका लेवल डाउन हो जाएगा। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि इजिली हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि लेवल डाउन हो रहा है कि नहीं डाउन हो रहा है, क्योंकि यहां पर जब लेवल डाउन होगा तो हमें दिखाई नहीं देगा, समझ में उतनी जल्दी नहीं आएगा, हमें काफी वेट करना पड़ सकता है। बट यहां पर लेवल डाउन होगा तो तुरंत फ्लो इंडिकेटर से समझ में आ जाएगा कि लेवल डाउन हुआ। ठीक है, इधर आपका क्या हुआ, पानी जाने लगा तो पिस्टन क्या हो गया, ऊपर जाएगा, धीरे धीरे पिस्टन राइज करेगा। अब पिस्टन राइज करेगा तो देखिए पढ़ते क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं apparatus is shown in figure consist of the watertight chamber, watertight chamber है, कहीं से लीकेज नहीं हो सकता, which is divided into two half by the semi permeable membrane, ठीक है, एंड फिटेड विद द वाटर टाइट पिस्टन। फिर से वाटर टाइट पिस्टन का मतलब लीकेज कहीं से नहीं हो सकता। और फ्लो इंडिकेटर है, वो इंडिकेट करेगा कि लेवल डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि राइज हो रहा है। द कंपार्टमेंट हैविंग ए पिस्टन इज फिल्ड विद सोल्यूशन, उस कंपार्टमेंट में जिसमें पिस्टन है और उसमें सोल्यूशन भरा हुआ है, एंड द अदर कंपार्टमेंट इज फिल्ड इन विद ए प्योर सॉल्वेंट। वाटर किधर जाएगा तो फ्लो इनटू द सोल्यूशन, वाटर जाएगा कहां, सोल्यूशन की साइड जाएगा, सॉल्वेंट की साइड से सोल्यूशन की साइड जाएगा। और अगर हमें इस मूवमेंट को रोकना है, देखिए पानी धीरे धीरे इधर जाने लगेगा क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमिना, हम इसको रोक नहीं सकते। और पिस्टन धीरे धीरे राइज करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, उसका लेवल बढ़ेगा, पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। अगर हमें इस प्रोसेस को रोकना है तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं, हम इस पिस्टन को दबाएंगे, पुश करेंगे और इसको ऊपर नहीं उठने देंगे। पिस्टन को पुश करेंगे, इसको ऊपर नहीं उठने देंगे, तो क्या होगा, पानी का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इधर ट्रांसफर हो रहा है, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। एक ही रास्ता है, सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे पिस्टन पे, और उसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन की साइड लगाएंगे ना, क्योंकि पिस्टन तो सोल्यूशन की साइड है, पिस्टन का लेवल बढ़ रहा है, ऊपर उठ रहा है, क्योंकि पानी सोल्यूशन की तरफ इंटर कर रहा है। ठीक है, तो पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा, तो प्रेशर भी किस पे लगाएंगे, पिस्टन की तरफ लगाएंगे। पिस्टन किधर है, सोल्यूशन साइड में है। और किस लिए लगाएंगे, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सोल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम यहां पर बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, अगर हम यहां पर कोई प्रेशर नहीं लगा रहे, जरा ध्यान दीजिएगा एक मिनट, अगर हम यहां पर कोई प्रेशर नहीं लगा रहे हैं तो ये वाटर इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, और ये पिस्टन धीरे धीरे राइज कर रहा है, इधर लेवल धीरे धीरे डाउन हो रहा है, ये आप देख सकते हो इजीली। अगर हम इस प्रोसेस को रोकना चाहते हैं तो हमें यहां पर एक सर्टेन मिनिमम प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कम प्रेशर अप्लाई कर दिया, जितना चाहिए था उससे कम अप्लाई किया, तो भी धीरे धीरे पिस्टन ऊपर उठेगा। बट एक मिनिमम प्रेशर अप्लाई कर दें जिससे अब पिस्टन का मूवमेंट बंद हो जाए, पिस्टन उठना ऊपर बंद हो जाए, उस मिनिमम प्रेशर को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। और जब हम वो प्रेशर अप्लाई कर देंगे जिससे पिस्टन की पोजीशन स्टेशनरी हो जाएगी, पिस्टन नहीं उठेगा, तो हम बोलेंगे ऑस्मोसिस रुक गई है, और उस मिनिमम प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर नाम देते हैं। तो जो हमने लिखा है, जरूरी नहीं कि आप उस रट के ही जाओ एग्जाम में, आप कुछ भी लिख सकते हो कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड which prevent the osmosis process, which stop the osmosis process is known as the osmotic pressure। और ये ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर किस पे लगाएंगे, पिस्टन पे लगाएंगे। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर which must be applied over the piston, और वो पिस्टन क्यों उठ रहा था, क्योंकि ऑस्मोसिस हो रही थी। टू स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमारे लिए एप्लीकेशन है, उसके भी तमाम हम लोग उस पर बात करेंगे अभी कि ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या एप्लीकेशन होता है। अब जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये बात है, अभी रिवर्स ऑस्मोसिस को हम लोग कल वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, आज टाइम हो रहा है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग इस चीज को किस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे थे, वो हम लोग पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। तो हमारे लिए ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, हाउ इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, विच डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। अब जरा आप लोग सोच के बताना, ठीक है, हमने एक यहां पर
उसी तरीके का जैसे यहाँ पर अभी हमने इसके पहले चैम्बर लिया था, है ना, जैसे यहाँ पर चैम्बर लिया था उसी तरीके का यहाँ पर भी एक चैम्बर बनवा रहे हैं। ठीक है, वाटर टाइट चैम्बर हमने यहाँ पर बनाया। इधर हमने फ्लो इंडिकेटर लगा दिया, बीच में मेम्ब्रेन लगा दी, और यहाँ पर एक पिस्टन है। यही तो सिखाया था हमने। ठीक है, जरा जवाब देना, आप लोग चीजों को जरा ध्यान से समझना और जवाब देना। एक चैम्बर और बना दिया, यहां पर भी फ्लो मीटर लगा दिया, यहां पर भी मेम्ब्रेन लगा दी। ठीक है, यहां पर भी पिस्टन लगा दिया। ठीक है, एक घर पे एक काम करना, एक एक्सपेरिमेंट करना जरा। ठीक है, अगर जिसके पास वेइंग मशीन है तो वो एक्सपेरिमेंट बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। आप क्या करना, एक ग्लास पानी लेना और उसमें, मैं आज का ही बता रहा हूं, ये काम करना जरा घर में तो आपको समझ में आएगा। किशमिश लेना, अच्छी खासी ठीक ठाक साइज की किशमिश लेना। नहीं, अगर वेइंग मशीन है तो आप उसको वेट कर लेना, वेट करने से पता चलेगा कि कितना पानी अंदर गया है। नहीं तो आप उसके साइज से भी ठीक ठाक समझ सकते हो। ठीक है, आप पानी के अंदर किशमिश डालना और हर 6 घंटे के इंटरवल पे आप चेक करना, 6 घंटे या 8 घंटे के इंटरवल पे चेक करना। मान लीजिए आपने पहले अभी रात में 12 बजे आपने किशमिश डाली और सुबह आपने 8 बजे उस किशमिश को चेक किया, उसका वेट चेक किया। मान लीजिए जब 12 बजे आपने किशमिश डाली थी तो वो थी 10 ग्राम की, और सुबह 8 बजे जब आपने किशमिश निकाली, उसको पोंछ पाछ के उसका वेट किया, तो वो मान लीजिए हो गई 50 ग्राम की। तो हम ये कह सकते हैं कि इन 8 घंटों में कितना पानी उसके अंदर गया है, 40 ग्राम गया है। अब फिर से क्या करना, 8 बजे सुबह फिर से उसी किशमिश को पानी में डाल देना, और रात में ठीक 8 घंटे बाद, 8 बजे डालना और ठीक 8 घंटे बाद दोबारा उस किशमिश को देखना, देखना कि साइज में कितना चेंज आया। तो पहले 8 घंटे में जितना चेंज आया होगा, अगले 8 घंटे में उतना चेंज नहीं आएगा। ये ऑब्जर्व करना, बचपन में किया होगा कि एक किशमिश अगर डाली है पानी में, फूल गई तो लगता है यार और डालने, फट जाएगी क्या, देखेंगे तो अगली बार देखना 8 घंटे बाद ऐसा लगता है कि यार फट जाएगी। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई चेंज आना बंद हो गया, धीरे धीरे चेंज आना बंद हो जाता है। तो ये काम करके देखना, पहले 8 घंटे के अंदर किशमिश डालना और देखना कितना चेंज आया, और फिर अगले 8 घंटे के अंदर देखना कितना चेंज आया। ये काम आप करके देखना, फिर उसके अगले 8 घंटे के बाद आप देखना कितना चेंज आया। हर 8-8 घंटे के इंटरवल में देखना, तो पहले 8 घंटे के इंटरवल में पानी बहुत ज्यादा अंदर चला गया होगा। क्यों? क्योंकि इस समय इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी और यहाँ बाहर कंसंट्रेशन बहुत कम थी, डिफरेंस बहुत ज्यादा था। सपना देखा हमने ऑडी कार खरीदने का, ठीक है, मेहनत करी, नौकरी लगी, ऑडी नहीं खरीद पाए, वैगन आर खरीद ली, सेंट्रो खरीद ली, बैठ गए। अब क्या हुआ, फिर ऑडी का सपना खत्म हो गया, अब गए दूसरा काम करेंगे, महल बनवाएंगे, है ना। महल बनवाने का सपना देखा, एक 2 BHK का फ्लैट ले लिया, ठीक है, वहीं तक रुक गए, ठीक है, वहां से खत्म हो गई, नई बात आ गई। तो क्या होता है, जितना इंटरवल कम, जितना डिफरेंस कम होता जाता है, ठीक है, प्रोसेस उतना स्लो होता जाता है। तो डिफरेंस को मिनिमाइज करना है। पहले डिफरेंस बहुत ज्यादा था, अगले 8 घंटे के बाद क्या हुआ, किशमिश के अंदर पानी चला गया, किशमिश फूल गई, कंसंट्रेशन कम हो गई है, डिफरेंस थोड़ा कम हो गया। डिफरेंस कम हो गया है तो मूवमेंट स्लो हो जाएगा। ठीक है, पहले बिल्कुल नहीं था, साइकिल थी, सपना ऑडी देखने का था, बहुत मेहनत करी, ठीक है, अब क्या आ गई है, सेंट्रो आ गई है, ऑडी नहीं आई, तो डिफरेंस तो थोड़ा कम हो गया ना, ऑडी सेंट्रो के बीच का डिफरेंस कम हो गया, ठीक है, थोड़ा शांति से बैठ गए, घर परिवार देख लिया जाए, यही बात होती है। तो इधर क्या है, यहां पर हमने क्या किया, जरा बात को समझिएगा, यहां पर हमने प्योर वाटर लिया है और यहां पर हमने एक सोल्यूशन ले लिया है, उसकी कंसेंट्रेशन 1 मोलर ले लिया, मान लिया, और यहां पर भी हमने प्योर वाटर ले लिया है। ये बड़ी कॉमन सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं लग रही है। और इधर हमने कंसेंट्रेशन ले ली है, मान लीजिए 5 मोलर। मुझे आप बताओ, दोनों में ही वाटर मूव करेगा लेफ्ट टू राइट, किसमें मूवमेंट ज्यादा होगा, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? किसमें मूवमेंट, नीचे वाले में मूवमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि नीचे वाले में डिफरेंस ज्यादा है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा
प्रोसेस फास्ट होगा, मूवमेंट ज्यादा होगा। भाई यहाँ 5 मोलर है, यहाँ 1 मोलर है, तो यहाँ डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो मूवमेंट फास्ट होगा क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है। और जैसे जैसे डिफरेंस कम होता जाएगा प्रोसेस स्लो होता जाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ मूवमेंट ज्यादा होगा, और जब यहाँ मूवमेंट ज्यादा होगा तो ये तेजी से राइज करेगा पिस्टन, और जब पिस्टन तेजी से राइज करेगा तो उसको प्रेशर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहां पर मोर ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां थोड़ा प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जो पाई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के, वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है, सोल्यूट की क्वांटिटी में। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है दैट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। समझ गए आप बात को? जितना ज्यादा सोल्यूट होगा किधर, सॉल्यूशन की तरफ, प्रोसेस मूवमेंट उतना ज्यादा होगा, प्रेशर भी हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जिधर सॉल्यूशन साइड में कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, मूवमेंट उतना ज्यादा होगा, तो पाई भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। दूसरा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। आप एक काम करना, एक बार किशमिश रखना फ्रिज के पानी में और एक बार किशमिश रखना नॉर्मल थोड़े गुनगुने पानी में। तो आप देखना जो गुनगुने पानी वाला होगा, जो नॉर्मल वाटर होगा, रूम टेम्परेचर वाला वाटर होगा, वो ज्यादा पेनिट्रेट करेगा क्योंकि उनमें मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होती है। टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी, तो मूवमेंट भी स्लो होगा। तो पाई मेन इन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे और टेम्परेचर पे। जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीटी हो जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन इनटू टेम्परेचर। यहां पर प्रोपोर्शनल टी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वो हम लगा रहे हैं, उसे हम यूनिवर्सल जो गैस कांस्टेंट बोलते थे, यहां पर हम उसको सॉल्यूशन कांस्टेंट का नाम दे रहे हैं, है वही। तो पाई बराबर सी आर टी। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काम आएगा, पाई बराबर सी आर टी। जहां पर सी क्या है, सी है कंसंट्रेशन, और यहां पर कंसंट्रेशन क्या होगी, मोलैरिटी ली जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कंसंट्रेशन मोलैरिटी है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक ओनली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जहां पर कंसंट्रेशन सिर्फ मोलैरिटी ली गई है, क्योंकि हमेशा इट इज लिमिटेड टू द सोल्यूशन ओनली, ये सिर्फ सोल्यूशन के लिए लिमिटेड है। बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कंसंट्रेशन मोलैरिटी के फॉर्म में लिया गया है। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा, लीटर वीटर छोड़ो, वो तो लीटर में होता ही है। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, मोल अपॉन वॉल्यूम इंटू आर टी। तो हम यहां पर कह सकते हैं पाई वी बराबर एनआरटी। ठीक है, जो पीवी बराबर एनआरटी था वही हो गया, बस यहाँ वो गैस के लिए था, यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर के पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है। ठीक है, तो पाई वी बराबर एनआरटी। तो पाई बराबर सीआरटी यूज कर सकते हैं, या पाई वी बराबर एनआरटी यूज कर सकते हैं, या फिर मोल की जगह पर क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो पाई वी बराबर डब्ल्यू अपॉन एमआरटी। ठीक है, ये 3 इक्वेशन हमें याद रखनी है। ठीक है, सो इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये 3 इक्वेशन हमें याद रखनी है। बस इसमें से एक छोटा सा काम है, आर की वैल्यू। तो आर की हमारे पास 3 वैल्यू होती है। चलो आर की वैल्यू हम कल आपको पूरी समझा देंगे, सिखा देंगे कि आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो भी हम कल समझा देंगे। तो फिलहाल आपको ये 3 इक्वेशन याद कर लेनी है। ठीक है, पाई बराबर सी आर टी, पाई वी बराबर एन आर टी, या फिर पाई वी बराबर डब्ल्यू अपॉन एम आर टी। अभी ऑस्मोसिस टॉपिक पूरा नहीं खत्म हुआ है, हम लोग कल ऑस्मोसिस में और बात करेंगे, एप्लीकेशंस की बात करेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, बहुत सारी बातें करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने इसको डिस्कस किया, उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कल फिर हम लोग इसके और आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।